करीब 1 साल की छोटी बच्ची लगातार रो रही थी। रोती-रोती काफ़ी देर हो जाती है। उसके बाद उसके दोनों रोने की आवाज़ उसकी माँ तक तो पहुँच नहीं रही थी, लेकिन मकान मालिक तक ज़रूर पहुँच जाती है। मकान मालिक भी ये कहने लगता है कि कितनी लापरवाह माँ है कि बच्ची इतनी रो रही है, लेकिन वो उसे चुप नहीं करा रही है। आखिरकार वो बच्ची की रोती हुई आवाज़ को सुनने के बाद मकान मालिक जब उस बच्ची के पास पहुँचता है, तो उसकी माँ को ढूँढना शुरू कर देता है। दरअसल जो बच्ची की माँ होती है, वो एक पुरुष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। मकान मालिक ने जब ये नज़ारा देखा, तो उसे बहुत ज़्यादा अटपटा लगा, बहुत बुरा लगा। ख़ासकर उस बच्ची की माँ को भी ये बात पता चल गई थी कि मकान मालिक ने अपनी आँखों से वो सब कुछ देख लिया है, जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। हालाँकि उसने मकान मालिक को शांत करने के लिए कोशिश की, उसके हाथ-पैर पकड़े, हाथ-पैर जोड़े, लेकिन मकान मालिक शांत नहीं हुआ, बल्कि उसके पति को सीधा फ़ोन मिलाया और पति से कहा कि तुम्हारी पत्नी को मैंने किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है। तुम अपना घर बिगड़ने से बचा सकते हो तो बचा लो। अब जब मकान मालिक ने ये बात कही, तो उसके पति ने बात सुनने के बाद अपनी पत्नी को डाँटा, फटकारा और उसे किसी तरकीब से कसम धर्म खिलाई कि भविष्य में ये जो गलती हुई है, फिर से नहीं होनी चाहिए। आखिरकार पत्नी ने उस वक़्त जो खराब टाइम था, उसको तो कसम धर्म किसी तरह से बात वो ख़त्म कर ली, लेकिन जब वक़्त आगे बढ़ जाता है, तो मौका पाते ही वो अपनी उस बच्ची को छोड़कर अपने उस प्रेमी के साथ भाग जाती है, यानी कि फरार हो जाती है। पति अपनी पत्नी को लगातार ढूँढता रहता है, पुलिस के पास जाता है। पुलिस आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 11 दिन के बाद उस लड़की को उसके पति की शिकायत पर ढूँढते हैं, तो 11 दिन के बाद आखिरकार वो महिला मिल जाती है। लेकिन मिलने के बाद अब यहाँ से पति के दिमाग में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा था कि ये मानेगी नहीं, अपने प्रेमी के साथ जाती ही रहेगी। इसीलिए वो उससे अलग होने के लिए साल 2021 में तलाक की अर्जी देता है। लेकिन एक बार फिर से वो महिला ऐसा नाटक रचती है कि फिर से वो अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। काश उसने उस दिन यानी कि साल 2021 में अपने पति से तलाक ले लिया होता, तो आज सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफ़ॉर्म पर, हर जगह, चाहे वो टीवी हो, चाहे न्यूज़ हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अलग-अलग अखबार हो, प्लेटफ़ॉर्म हो, अब ये न्यूज़ जो है ना छपती, ना चलती। लोग नहीं जानते कि एक पत्नी ने अपने पति को मार-कर, काट-कर उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे मिले थे, कैसे कत्ल हुआ और आगे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है मेरठ, और मेरठ का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का एक इलाका है इंदिरा नगर, मास्टर कॉलोनी। दरअसल यहाँ पर एक महिला, जिसकी उम्र लगभग उस वक़्त रही होगी 25 साल के आसपास, और नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है। वो अपने पति यानी कि सौरभ राजपूत से कहती है, सुनो, मुझे एक कार्यक्रम में जा रही हूँ। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा कि मुझे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल किया गया है, और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में जब कक्षा 8 तक की हमने पढ़ाई की थी, उसमें वो छात्र-छात्राएँ भी मौजूद हैं। आज उन्होंने सॉफ्टिक्स मॉल में मेरठ में एक पार्टी रखी हुई है, मुझे उस पार्टी का हिस्सा बनना है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आखिरकार इस पीहू का क्या करूँ? पीहू को अगर तुम कहो तो मैं उसके नानी के यहाँ छोड़ देती हूँ। जैसे ही सौरभ राजपूत ने ये बात सुनी, उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी मुझे ड्यूटी पर यानी कि काम पर जाना होता है। दिल्ली रोड एक प्लाईवुड की दुकान पर वो काम करता था। पत्नी घर पर अकेली रहती थी और साथ में उसकी एक बच्ची है जो अभी कुछ ही महीनों की थी। आखिरकार उसने पति से बातचीत की। पति से बातचीत करने के बाद अपनी बेटी को नानी के यहाँ छोड़ देती है, और नानी के यहाँ छोड़ने के बाद वो सीधा सॉफ्टिक्स मॉल पहुँच जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो क्या, कई ऐसे छात्र और छात्राएँ थे जो कक्षा 8 तक उसके साथ पढ़े थे। हालाँकि उस लड़की की जो पढ़ाई-लिखाई थी वो 9वीं तक की थी, क्योंकि 9वीं में वो फ़ेल हो जाती है और फ़ेल होने के बाद वो आगे पढ़ाई नहीं करती। लेकिन साल 2019 में अचानक एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया जाता है, और व्हाट्सएप के ग्रुप में जब वो शामिल हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती है कि आखिरकार पुराने दोस्त से मुलाकात जो होगी। क्योंकि रोज़ चैटिंग होती थी, बातचीत होती थी। वक़्त आगे बढ़ता है, सॉफ्टिक्स मॉल में पहुँच जाती है, और वहाँ जो उसने अपनी आँखों से देखा, उसको एक दोस्त दिखाई देता है। नाम उसका साहिल शुक्ला होता है, जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का निवासी होता है। उसको देखकर वो देखती रह जाती है। अब यहाँ से जो साहिल शुक्ला होता है, साहिल शुक्ला जो कि उसका एक 8वीं क्लास तक का वो फ्रेंड होता है, मुस्कान रस्तोगी का। उससे जब बातचीत होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं कि आखिरकार फ़िलहाल उनके भविष्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो ये लड़का जो होता है साहिल शुक्ला, वो कहता है कि उसने उसी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई करने के बाद वो बीटेक की पढ़ाई करता है और इंजीनियर की तैयारी कर रहा है। हालाँकि फ़िलहाल वो सीए बनना चाहता है।
उसी की उसमें जो है तैयारी में जुटा हुआ है। जैसे ये बात साहिल शुक्ला अपने बारे में बताता है तो सामने जो लड़की होती है नाम उसका मुस्कान रस्तोगी होता है। मुस्कान रस्तोगी जब बताती है तो वो कहता है कि तुम्हारी अपनी क्या कहानी है। वो कहती है कि मेरे नाना जी यानी कि ब्रह्मपुरी में रहते हैं और ब्रह्मपुरी में रहने के बाद दौरान ही वो एक महिला आया करती थी वहाँ, जिसका नाम रेनू होता है। वो अपने बच्चों की कुंडली वगैरह बनवाने के लिए आया करती थी। तो इसी बीच में एक लड़का आया करता था, उस लड़के का नाम सौरभ राजपूत होता है। सौरभ राजपूत से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, शादी करने का फैसला ले लेते हैं। हालांकि जो उस लड़के का पापा जिसका नाम मुन्ना लाल होता है और माँ रेनू, भाई बबलू, बहन शिवानी, ये परिवार तैयार नहीं था। लेकिन सौरभ राजपूत था कि उसने कहा कि शादी करनी है तो मुस्कान रस्तोगी से ही करनी है और किसी से नहीं करनी। उधर जो मुस्कान रस्तोगी होती है उसके पिता ज्वेलर्स का काम करते थे, लेकिन उनके परिवार वाले भी तैयार नहीं होते हैं। जिनका नाम प्रमोद रस्तोगी होता है, भाई विशाल होता है और बहन परी होती है और माँ कविता रस्तोगी होती है। दोनों ही परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे। मुस्कान रस्तोगी और साथ ही सौरभ राजपूत आपस में शादी करें, विवाह करें, लेकिन जब इन दोनों ने जिद कर ली, जिद के आगे परिवार वाले टूट जाते हैं और आखिरकार साल 2016 में इनकी शादी हो जाती है और 2015 में उनकी पहली मुलाकात हुई थी नाना के घर पर। ये लड़की अपने नाना के यहाँ अक्सर आया करती थी, जाया करती थी। इसी बीच में पता चलता है कि उस लड़के की मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है और वो लंदन चला जाता है। घर वाले इस बात को लेकर, इस रिश्ते को लेकर खुश तो थे ही नहीं, इस लड़की से ज़्यादा तवज्जो देते ही नहीं थे और लड़की भी कहीं ना कहीं उनसे दूरियां बनाना शुरू कर देती है। आखिरकार वो लड़का 1 या 1.5 साल ही लंदन में नौकरी कर पाता है, उससे आखिरकार नौकरी छोड़नी पड़ती है। वो घर आना पड़ता है उसको, अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है क्योंकि परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं थे और इसको बेदखल कर दिया था। अब इसके बाद ये लड़का अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगता है और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था। दिल्ली रोड एक प्लाईवुड की दुकान थी, उस दुकान में वो काम करना शुरू कर देता है। घर में पत्नी होती है और साल 2019 में उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। और जब बेटी पैदा होती है तो इस घर में अब 3 सदस्य हो जाते हैं। मुस्कान रस्तोगी की उसका मन जो है अक्सर अपनी बेटी के साथ लगा रहता था और जो उसका पति होता है सौरभ राजपूत, वो दुकान पर नौकरी किया करता था। इसी तरह से वक्त आगे बढ़ रहा था। साल 2019 में एक व्हाट्सएप का ग्रुप बन जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप में ये अपनी दोस्त इनकी जो होती है, ये कहानी उसने अपनी दोस्तों को सुनाई थी। इधर तो वो लड़का रहता है दुकान पर, इधर प्रेमी ये बन जाता है। प्रेमी इसलिए बन जाता है क्योंकि दोनों अक्सर आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, चैट करना शुरू कर देते हैं और अपने सुख दुख की ये बातें जब लगातार चलती रहती हैं तो ये मौका पाते ही इनका जब भी मौका मिलता था तब किसी न किसी बहाने से वो यहाँ से निकल जाया करती थी। और यही कारण था कि एक दिन बच्ची रो रही थी और रोते रोते इस घर के अंदर जो मकान मालिक था वो आ जाता है और मकान मालिक ने अपने ही आंखों से इस मुस्कान को उसकी प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। ये बात उसने सौरभ राजपूत को बताया और सौरभ राजपूत ने जब उसका विरोध किया तो पत्नी ने कोई बहाना करके अपने पति को आखिरकार मना ही लिया। लेकिन बात जब ज़्यादा बिगड़ जाती है तब, जब करीब 5 साल पहले की बात है अब से, तो जब भी मौका मिलता है तो इस मुस्कान इस साहिल के साथ गुड़गांव की तरफ निकल जाती है और गुरुग्राम में लगभग 11 दिन तक रहते हैं। आखिरकार पुलिस इन्हें ढूंढ कर लेके आती है। जब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली थी तभी इस बीच में लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि मुझे अपने पति के साथ जाना है, मुझे अपने प्रेमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। अब जब मामला कहीं बदनामी ना हो इसलिए मामला दब जाता है और इसलिए इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जाती क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते थे। लेकिन परिवार वाले ये जान चुके थे कि मुस्कान का उस लड़के साहिल के साथ जो है कोई संबंध है। इस लड़के के यानी कि साहिल शुक्ला को बहुत ही करीब जो है वो जा चुकी थी और इसी तरह से वक्त आगे बढ़ने लगता है। साल 2023 आता है और ये कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर से इस देश से कहीं बाहर नौकरी मिले, तब जाकर उसको लंदन के अंदर एक मॉल के अंदर उसे जॉब मिल जाती है और वो जॉब करने के लिए साल 2023 में यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सिर्फ जो इसकी पत्नी होती है मुस्कान अकेली रहती है अपनी बेटी के साथ और वो अपने ना तो ससुराल में रहना चाहती थी ना ही अपने मायके में रहना चाहती है। हालांकि मायके वालों ने कोशिश की थी कि वो या तो ससुराल में रहे या फिर मायके में रहे, इस तरह से अकेली बिल्कुल ना रहे क्योंकि उसको आज़ादी पसंद थी और आज़ादी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, कभी कभार उसको आना जाना होता ही था। आखिरकार वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था। वो लड़का सौरभ राजपूत लंदन चला जाता है और 2023 में उसका 2 साल का वीज़ा था और ये जानती थी
कि इसका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है, कब अपने वीज़ा को ये रिन्यूअल कराने के लिए ज़रूर आएगा। ये 22 फरवरी 2025 की बात है। दिल्ली रोड पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाती है और जाकर मुस्कान कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, सर में दर्द रहता है, रात को सोने की कोशिश करती हूँ तो नींद नहीं आती, तो मुझे कुछ ऐसी दवा लिख कर दो जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नींद आए। जब उसने डॉक्टर को इस तरह की बात कही तो डॉक्टर ने कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, तुम इन दवाइयों को खा लेना और खा लोगी तो फिर जैसे तुम्हें दवाइयाँ खाओगी तो तुम्हें अच्छी खासी नींद भी आएगी और तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब मुस्कान ने इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए, क्योंकि उसको मालूम था ये 22 तारीख को डॉक्टर के पास जाती है और इसी बीच में जब उसे मौका मिलता है तो मौका मिलते ही उसने ऑनलाइन ब्लीच का ऑर्डर कर दिया था। वो भी 10 किलो ब्लीच का ऑर्डर किया था ताकि उसे भविष्य में इस ब्लीच का कुछ काम इसे लेना था, कुछ साफ सफाई इससे करनी थी, कुछ गंदगी को दूर करना था। आखिरकार जो उसका पति होता है सौरभ राजपूत, वो लंदन से 24 फरवरी 2025 को घर आता है और जब घर आता है तो अगले ही दिन यानी कि 25 फरवरी को उस मुस्कान का बर्थडे होता है और उसने अपना जो प्रेमी है उससे बातचीत करी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसने स्नैपचैट पर 3 आईडी बनाई हुई थी। जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, उसकी माँ के नाम से और उसके भाई के नाम से, उसकी बहन के नाम से फेक आईडी बनाई हुई थी और फेक आईडी बनाने के बाद मुस्कान ही खुद अपने प्रेमी से बातचीत करती थी और कुछ उसे ये पढ़ाने की कोशिश करती थी कि तुम्हारा और मुस्कान का जो रिश्ता है वो बहुत ही शानदार है, अद्भुत रिश्ता है, तुम दोनों की जोड़ियाँ आसमान से बनी हुई हैं, तुम दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक होना चाहिए। लेकिन बीच में जो सौरभ राजपूत है इसको हटाना ही पड़ेगा, यानी कि इसका कत्ल करना पड़ेगा। उधर जो साहिल शुक्ला होता है ये बातचीत करता था, उसे लगता था कि अपनी माँ से बात कर रहा है, जबकि माँ तो उसकी लगभग 18 साल पहले मर चुकी थी और माँ के मरने के बाद वो अपनी नानी के साथ ही रहता था। वो समझ जाता है कि कोई आत्मा, कोई रूह है, कोई ऐसी शक्ति है जो स्नैपचैट पर उसने अपना एक आईडी बनाई हुई है और उसकी माँ ही है, उससे बातचीत करती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि जिससे वो बातचीत करता है दरअसल वो उसकी प्रेमिका है, मुस्कान है, जिसकी एक बेटी है, जिसका एक पति है और वो उसकी हर बात मानता था और उसने ये तय कर लिया था कि जैसा ये कह रही है, जो आईडी में बोल रही है यानी कि माँ बोल रही है स्नैपचैट में, उसको वैसा ही करना है, यानी कि सौरभ राजपूत का वध करना है। इसके लिए 25 फरवरी की तारीख तय कर दी गई थी। जो 22 फरवरी को वो डॉक्टर से दवा ले आई थी, नशीली दवाइयाँ लेकर आई थी, वही दवाइयाँ इसको खाने में मिला दी जाती हैं कि कब सौरभ राजपूत इन दवाइयों को खाएगा और जब वो बेहोशी की हालत में होगा तो उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि उसको मारने के लिए 800 रुपये के 2 चाकुओं का भी इंतजाम किया गया था और उन्हीं चाकुओं से उसकी हत्या करनी थी। जब ये चाकू खरीदने के लिए दुकान पर जाती है तो दुकानदार पूछता है कि मैडम इतने बड़े बड़े चाकू की आपको कहाँ ज़रूरत पड़ी है? तब वो कहती है कि हमारे घर में कभी कभार जो है मुर्गा वगैरह कटता है, इसलिए मुर्गा काटने के लिए हमें बड़े चाकू की ज़रूरत है। आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता ना करो, ठीक चाकू मिल जाते हैं। और उसके बाद 25 फरवरी को जो खाना बनाया जाता है उसमें नशीली गोलियां मिला दी जाती हैं, लेकिन नशीली गोलियां मिलाने के बावजूद भी वो लड़का यानी कि सौरभ राजपूत जो होता है वो खाना नहीं खाता। वो कहता है कि आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, वैसे भी हमने बहुत बाहर का इतना कुछ जो खा लिया है। तो उस रात यानी कि 25 तारीख को ये सफलता इन्हें मिलती नहीं है और 26 गुजरता है, 27 गुजरता है, 28 तारीख को बेटी, अब वो 5 साल की हो चुकी थी, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था। और जब बेटी का जन्मदिन मनाया जा रहा था तो इसी बीच में उसको लगता है कि शायद अब कोशिश करते हैं, तो तब भी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाती है। 28 फरवरी, ये 28 का ही महीना होता है। अब 1 मार्च, 2 मार्च ये प्लानिंग कर रहे थे, 3 मार्च की बात है। सौरभ अपने घर पर जाता है, अपनी माँ से मुलाकात वगैरह करता है। माँ ने उसके लिए कोफ्ता बनाया था, तो कोफ्ते वो पैक करवा कर अपने घर ले आता है और जैसे ही कोफ्ते लेकर आता है वो अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी से कहता है कि इन कोफ्तों को तुम गरम कर दो, इसके साथ हम बैठकर आराम से खाना खाएंगे। जब मौका मिलता है तो मुस्कान ने उन कोफ्तों को गर्म करने के दौरान ही जो नशीली दवाइयाँ लेकर आई थी, उस नशीली दवाइयों को उस कोफ्ते में मिला दी जाती है और उसके पति ने आराम से उसको खा लिया। लेकिन उसको खाने के बावजूद भी उसको रात 12 बजे तक नींद नहीं आती है। जैसे ही वो सोता है तुरंत ही मुस्कान अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को फ़ोन करती है, बुलाती है और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुम आ जाओ। जब वो रात को 1 बजे के आसपास पहुंचते हैं तो उस वक्त वो सोया हुआ था और इसी बीच में उसके सीने पर बैठ जाती है, उसको चाकू दिए जाते हैं और जब वो चाकू, उसको कहा जाता है कि इसको ज़ोर से मारना। वैसे ही तुम्हें सब कुछ पता ही है कि इसका वध करना है, इसको मारना है, कि इन दोनों की अब बातचीत जो होती थी हो चुकी थी।
ये आपस में मिल चुके थे। इसी बीच में पहला चाकू जो होता है वो सौरभ राजपूत के सीने में उसकी पत्नी यानी कि मुस्कान जो है मारती है। और उसके बाद फिर इसने जो इसका प्रेमी होता है उसने उसके पैर पकड़े हुए थे। अब ये स्थिति जो है बदल चुकी थी। जो पत्नी होती है वो हाथ पैर पकड़ लेती है और उसके बाद फिर जो साहिल होता है वो उसके सीने पर एक के बाद एक कई वार करता है और कई वार करने के बाद उसको घसीटता हुआ बाथरूम के अंदर ले जाता है, क्योंकि वो मर चुका था। जब उसकी बॉडी से पूरा ब्लड वगैरह बह चुका था तब उसके बाद उसने गर्दन को उसके बिल्कुल अलग कर दिया धड़ से, और उसके जो हाथ थे उनको भी उसने अलग कर दिया। बाकी हिस्सा उसने बाथरूम के अंदर ही ऐसे ही पड़ा रहने दिया और जो उसके अंदर का ब्लड वगैरह था सब निकल चुका था। रात के लगभग जब 3 बज जाते हैं तो उसके हाथ जो पंजे थे, पंजे और सर जो होता है एक पॉलीथीन में रखते हैं और उसके बाद फिर साहिल शुक्ला अपनी प्रेमिका को लेकर यहाँ से सीधा अपने घर चला जाता है। रात को रुकते हैं, बेड के नीचे उस थैली को रख देता है और उनका मकसद कुछ इस तरह से था कि जब मौका मिलेगा तो इस थैली को वो कहीं बाहर दूर फेंक देंगे और शरीर के बाकी हिस्से भी जो हैं ऐसे टुकड़े कर करके इधर उधर फेंक देंगे। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इसमें मौका नहीं मिल पाएगा या फिर इसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी, फंस जाएंगे। इसी तरह से वो पूरा जैसे दिन निकलता है वो इधर उधर घूमता रहता है लेकिन उसे कहीं फेंकने का मौका ही नहीं मिल पाया। इसीलिए वो अपने सर, जो उसका सर होता है सौरभ राजपूत का सर, वापस लेकर आ जाता है, हाथ भी वापस लेकर आ जाता है और अपनी प्रेमिका से कहता है कि स्थिति बहुत भयानक है, हम इसे फेंक नहीं सकते, हमें प्लान बदलना पड़ेगा। और प्लान बदलने के बाद फिर मुस्कान जो होती है वो एक ई रिक्शा पकड़ती है और मेरठ की जली कोठी के पास पहुंचती है। जली कोठी के पास जाने के बाद एक सैफुद्दीन की दुकान होती है, वहाँ पर एक लड़का होता है फरमान, काम कर रहा था। फरमान के पास जाती है, जाकर कहती है कि भैया हमें कोठी के अंदर यानी कि हमें एक ऐसा बड़ा सा ड्रम चाहिए जिसमें हम अपना गेहूँ वगैरह रख सकें। तो उसने ये भी पूछा था कि मैडम अभी तो गेहूँ का सीज़न भी नहीं आया है। और तो वो कहती है कि मुझे चाहिए, आप मुझे बस एक बड़ा सा ड्रम दे दीजिए। वो कीमत बताता है 1100 रुपये। इसने कोई मोल भाव नहीं किया और 1100 सुबह 9 बजे, यह है 4 मार्च 2025 की सुबह 9 बजे के आसपास फरमान को 1100 रुपये वो थमाती है और उसके बाद यहाँ से ड्रम लेती है। ड्रम लेने के बाद सीधा घर जाती है। उसके बाद फिर बाजार से ही वो सीमेंट वगैरह डस्ट जो होता है वो खरीदती है। उसके बाद घर पहुंचती है और अभी तो शरीर के सिर्फ जो हिस्से थे, दोनों हाथ अलग अलग हो जाते हैं, दोनों हिस्से। ये एक हिस्सा था धड़ का और एक हिस्सा गर्दन का। 15 टुकड़ों के बारे में बात चल रही है, कहीं बात चल रही है कि उसके 4 टुकड़े किए गए थे। उसके बाद उसके शरीर को उस ड्रम के अंदर डाला जाता है, जो डस्ट और सीमेंट के उसके अंदर घोल कर इसके पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। और पैक करने के बाद यहाँ से फिर एक अपना बैग भी पैक करते हैं, क्योंकि जब ये लड़का यानी कि सौरभ राजपूत आता है तो अपनी पत्नी को करीब 1 लाख रुपए की रकम देता है। कुछ पैसे वो अपने परिवार में देता है, अपनी माँ को देता है। ये ऐसी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही है। यहाँ से एक गाड़ी करते हैं, गाड़ी करने के बाद ये सीधे शिमला जाते हैं। शिमला जाने के बाद ये वहाँ पहुँचते हैं मनाली, फिर मनाली से कसोल यहाँ रुकते हैं। जब तक इनके पास पैसा वगैरह था तब तक तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं और जैसे ही उनके पास पैसे ख़त्म होते हैं तो वापस से हिमाचल प्रदेश से पहुँच जाते हैं मेरठ। और मेरठ आने के बाद यानी कि 17 मार्च 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास ये घर पहुंचते हैं। तो ये लड़की अपने माँ से वीडियो कॉल पर बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान उसने कहा कि माँ बहुत भयानक, कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। वो बताती है कि इस सौरभ के ही परिवार वालों ने इसका कत्ल कर दिया है, इसको मार दिया है। लेकिन जब ये बात इसके पिता सुनते हैं तो पिता कहते हैं कि जो भी बातचीत है वो आकर यहाँ पर आकर बताओ आखिर क्या बात है। तब वो अपने घर जाती है, अपने मायके जाती है, अपने पिता को और अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है। माता और पिता को कहानी पर यकीन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन्होंने एक ही सवाल पूछा था कि जब वो मारने के लिए आए थे तब तुमने ज़ोर ज़ोर से शोर क्यों नहीं मचाया, चीखा क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं, इसलिए अपने पति को तुमने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। अब उसमें जो सटीक जवाब वो था वो दे ही नहीं पाती है और उन्होंने कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई है यही बात तुम्हें जो है थाने में बतानी है। 18 मार्च 2025 को ये ब्रह्मपुरी थाने में जाते हैं अपनी बेटी को लेकर और पुलिस वालों के सामने कहते हैं कि कुछ इस तरह की बात बता रही गई है। जब पुलिस वालों ने उससे सख्ती से पूछा तब उसने पूरी कहानी बताई कि उसने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मारकर उसकी हत्या कर दी है और उसके शव को एक ड्रम के अंदर सीमेंट से पैक कर दिया है। अब वो उसी के अंदर है। जैसे ही पुलिस वाले उस ड्रम को उठाते हैं, हालांकि उन्होंने जब ये शिमला यानी कि मनाली वगैरह से जब वापस लौट के आए थे तब 4 मजदूरों से इस ड्रम को उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो ड्रम उठा नहीं पाए थे और ये कहानी बना नहीं पाए।
उसे फेंक नहीं पाए, इसलिए मजबूरी में वो अपने माता पिता को ये कहानी नई गढ़ना चाहती थी, लेकिन वो कहानी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा जब किया, ये मामला सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल होता है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला आखिरकार जिससे प्यार किया था, जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, उस वो जो है उसे कैसे मार सकती है? और बचपन से एक लड़का जो पढ़ता था, उसे पाने की चाहत में आखिरकार ऐसा क्यों कर बैठती है? मीडिया में इंटरव्यू चलने लगता है और इंटरव्यू के दौरान ये पता चलता है कि जो लड़की के माता-पिता हैं, वो बार-बार कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी से बिल्कुल भी हमें लगाव नहीं है, उससे प्यार नहीं है और हमारा दामाद इतना प्यार करता था, उसे इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस तरह की फांसी की सज़ा की माँग भी करने लगते हैं और ये मामला तमाम तरह की बातें भी चलने लगती है। लड़के के परिवार वाले और भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालाँकि पुलिस अपने इस मामले को बड़ी प्रमुखता से जाँच-पड़ताल कर रही है। कहीं-कहीं नई-नई चीज़ें खुल के भी जो है सामने आ रही हैं। कहीं तंत्र-मंत्र की बात आ रहा है, तो कहीं अंधविश्वास की बात आ रही है, तो कहीं कुछ नया मामला आ रहा है। फिलहाल इस बच्ची की परवरिश या तो नानी या दादी करेगी और ये दादी और नानी के परिवार वाले भी ये सब जानते थे कि इस लड़की का यानी कि मुस्कान रस्तोगी का किसी लड़के के साथ अवैध संबंध है, अफ़ेयर चल रहा है। सब कुछ जानते हुए भी उस लड़की का इस लड़के से रिश्ता ख़त्म नहीं किया और ना ही प्रेमी से जोड़ने की कोशिश की। काश कि वो इस सौरभ से इस रिश्ते को ख़त्म कर देते तो शायद सौरभ की जान कभी नहीं जाती। इसमें कहीं न कहीं माँ-बाप की भी लापरवाही है और जो उस लड़की के माँ और बाप हैं, उनकी भी कहीं न कहीं लापरवाही रही है। पुलिस को हर एक एंगल पर, हर एक पहलू पर जाँच करनी चाहिए और जितने भी इस पूरे मामले में लापरवाह लोग हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि जब से सौरभ राजपूत मरा है, तो ससुराल वालों को भी उसकी बहुत याद आ रही है और मायके वालों को भी उसकी याद आ रही है। जबकि कई साल तक वो अपने माँ-बाप, परिवार से बिल्कुल अलग रहता था, अकेला रहता था, लेकिन अचानक से अब बच्ची से इतना सारा प्यार कैसे उमड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जय हिंद, जय भारत।